विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीवीटीजी। पीवीटीजी के बारे में पीवीटीजी आदिवासियों में अपेक्षाकृत कम विकसित समुदाय है। 1973 में ढेबर आयोग ने पहली बार इन्हें आदिम जनजाति समूहों के रूप में वर्गीकृत मान्यता दी। 2006 में सरकार ने पीवीटीजी का नाम बदलकर कमजोर जनजाति समूह पीटीजी समूह का नाम बदलकर पीवीटीजी कर दिया। पीवीटीजी की बुनियादी विशेषताएं ये ज़्यादातर समरूप हैं, जिनकी जनसंख्या कम है और वे अपेक्षाकृत शारीरिक रूप से अलग थलग हैं। सामाजिक संस्थाएं एक सरल ढांचे में ढली हुई हैं, जिसमें निम्नलिखित भाषा का अभाव है। अपेक्षाकृत सरल तकनीकी और परिवर्तन की दर धीमी है। महत्वपूर्ण आंकड़े में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 75 पीवीटीजी निवास करते हैं। ये आदिवासी समूह सांस्कृतिक रूप में बहुत अलग हैं, इसलिए इनकी समस्याएं भी समूह दर समूह बहुत अलग हैं। पीवीटीजी की पहचान के लिए मानदंड क्या है? कृषि पूर्व प्रौद्योगिकी का स्तर, साक्षरता का निम्न स्तर, आर्थिक पिछड़ापन, घटती या स्थिर जनसंख्या। तथ्य के रूप में बात करें तो हाल ही में मध्य प्रदेश में भूरिया पीवीटीजी और छत्तीसगढ़ में कमार बैगा जनजाति को वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत पर्यावास अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारत में सबसे अधिक पीवीटीजी उड़ीसा में रहते हैं। पीवीटीजी संबंधित मुद्दे क्या हैं? असमानताएं। पीवीटीजी के बीच सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन में असमानताओं का स्तर बहुत अधिक है। घटती जनसंख्या। 1858 में ग्रेट अंडमानी की अनुमानित संख्या लगभग 3500 थी। 1901 में उनकी संख्या घटकर 625 रह गई। 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रेट अंडमानी की संख्या मात्र 43 थी। जारवा की संख्या 243, ओंगे की संख्या 96, सेंटिनल की संख्या 39 और सोम्पेन की जनसंख्या 398 थी। खराब स्वास्थ्य संरचनाएं, गरीबी, अशिक्षा, सुरक्षित पेयजल की कमी, खराब स्वच्छता की स्थिति, कठिन भूभाग, कुपोषण, खराब मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की अनुपलब्धता, अंधविश्वास आदि जैसे कारकों के कारण ये स्वास्थ्य संकेतकों में खराब प्रदर्शन करते हैं। जैसे उड़ीसा में पीवीटीजी पर केंद्रित एक अध्ययन में कुपोषण और एनीमिया की उच्च व्यापकता दर की सूचना दी गई। विशेष रूप से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों और प्रजनन आयु की महिलाओं में ये लक्षण देखे गए। निरक्षरता। पीवीटीजी की औसत साक्षरता दर 10 से 44% तक है। आजीविका में वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और नई वन संरक्षण नीतियों के कारण उनके गैर लकड़ी वन उपज संग्रह में बाधा आ रही है। एनटीएफपी उत्पादन के मूल्य के बारे में जागरूकता की कमी के कारण बिचौलियों का पीवीटीजी का शोषण किया जाता है। पीवीटीजी की सरकारी पहल और योजनाएं में आदिम कमजोर जनजाति समूहों के विकास के लिए योजना 2008, पीवीटीजी के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 2008 में शुरू किया गया। आवास, भूमि वितरण, भूमि विकास, कृषि, पशु विकास, संपर्क सड़कें, गैर परंपरागत ऊर्जा, सामाजिक सुरक्षा आदि गतिविधियों को सहयोग प्रदान करता है। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों का विकास जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना। राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों को 100% केंद्रीय सहायता। पीवीटीजी संस्कृति और विरासत को संरक्षित करते हुए व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। गतिविधियां शिक्षा, आवास, कृषि, पशुपालन। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन। इसका उद्देश्य शिक्षा पर विशेष जोर देकर पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण करना है। अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्य
योजना के अंतर्गत 3 वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रावधान है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को मजबूत करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। जनजातीय और कमजोर क्षेत्रों में किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन लक्ष्य 2037 तक सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करना। जनजातीय क्षेत्रों में 7 करोड़ लोग 0 से 40 वर्ष की सार्वभौमिक जांच करना। इसमें समन्वित केंद्रीय राज्य प्रयासों के माध्यम से जागरूकता अभियान जांच परामर्श शामिल है। प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना, इसका उद्देश्य जनजातीय आबादी के लिए आजीविका सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है। मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। सामाजिक आर्थिक अंतर को समाप्त करना है। आधुनिक कल्याण सेवाओं तक पहुंच को सुगम बनाते हुए जनजातीय पहचान और विरासत और स्वायत्तता को संरक्षित और बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन। माननीय प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री जनमन मिशन का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य जनजातीय समूहों और आदिम जनजाति तक पहुंचाना है, जिसमें से अधिकांश अभी भी वनों में रहते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ऑनलाइन शिकायत पोर्टल ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है जिससे पीड़ित अपनी शिकायत 24/7 वास्तविक समय में दर्ज करा सकते हैं, जिससे अनुसूचित जातियों के सामने आने वाले मुद्दों को संबोधित करने में पहुंच और जवाबदेही बढ़ गई है। उदाहरण के लिए उड़ीसा में PBTG पर केंद्रित एक अध्ययन में कुपोषण और एनीमिया की उच्च व्यापकता दर की सूचना दी गई है, खासकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों और प्रजनन आयु की महिलाओं में। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC। सर्वप्रथम OBC शब्द का प्रयोग पिछड़े हाशिए पर पड़े समुदायों और जातियों के दर्शाने के लिए किया गया था जो SC और ST नहीं थे। यह माना जाता है कि भारत में सामाजिक पिछड़ापन पारंपरिक रूप से जातिगत स्थिति का प्रत्यक्ष परिणाम रहा है तथा अन्य प्रकार का पिछड़ापन इसी प्रारंभिक बाधा से उत्पन्न हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 15(4) में OBC के लिए सकारात्मक कार्यवाही अनिवार्य है। अनुच्छेद 16(4) राज्यों को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्ति या पदों में आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने की अनुमति देता है जिसका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। वर्ष 1953 में कालेकर आयोग बना। 1979 में मंडल आयोग की नियुक्ति हुई। 1980 में मंडल रिपोर्ट सौंपी मंडल आयोग ने। 1990 में मंडल की रिपोर्ट लागू हुई। 1992 में इंदिरा साहनी वाद हुआ। 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना संवैधानिक निकाय बना। 2006 में 93वां संविधान संशोधन हुआ। 2017 में रोहिणी आयोग बना। 2018 में 102वां संविधान संशोधन हुआ। OBC पहचान से संबंधित अन्य प्रावधान क्या है? भारत में पिछड़े वर्गों की आवश्यकताओं को पहचान कर उनका समाधान करने की यात्रा एक जटिल और सतत प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत 1953 में कालेकर आयोग ने पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जातियों जनजातियों से परे पिछड़े वर्गों को मान्यता दी। 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट ने हिंदुओं को 1257 OBC समुदायों की पहचान की। हिंदुओं में से 1257 OBC समुदायों की पहचान की, जो अनुमानतः जनसंख्या 52% था। महत्वपूर्ण विभेद। हालांकि जाति व्यवस्था को गैर हिंदू धर्मों
में अंतर्निहित नहीं माना गया, लेकिन धर्मांतरित अछूतों और पारंपरिक व्यवसायों में पहचाने जाने वाले समुदाय जैसे गुज्जर, धोबी, तेली को भी समानता के उद्देश्य से ओबीसी के रूप में शामिल किया गया। सूचीकरण और कार्यान्वयन। SC/ST के विपरीत, जिसका एक ही राष्ट्रीय सूची है, ओबीसी के लिए संघ और राज्य अलग अलग के लिए अलग अलग सूचियां हैं। इसका तात्पर्य केंद्र और राज्य स्तर की सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण लाभ के लिए अलग अलग सूचियां बनाई जाएंगी। सामान्य और संवैधानिक मान्यता 2018। इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। इसने अनुच्छेद 338B की स्थापना की, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना, कर्तव्य और शक्तियों को परिभाषित किया है, जिसमें ओबीसी को सुरक्षा उपायों की निगरानी, उनके विकास पर सलाह देना है और शिकायतों की जांच करना शामिल है। अनुच्छेद 342A राष्ट्रपति और संसद को जातियों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में सूचित करने का अधिकार प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या और 127वां संविधान संशोधन 2021। मराठा आरक्षण मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 102वें संविधान संशोधन की व्याख्या इस प्रकार की कि ओबीसी सूची तैयार करने का एकमात्र अधिकार केंद्र को दिया गया है। इसका मुकाबला करने के लिए संसद ने 2021 में 127वां संविधान संशोधन पारित किया, जिसका उद्देश्य राज्य सरकारों को अपनी स्वयं की ओबीसी सूची बनाए रखने की शक्ति बहाल करना है। अनुच्छेद 366, 26C और अनुच्छेद 338B(9) में संशोधन शामिल था, जिससे राज्यों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की भागीदारी को बिना ओबीसी और SEBC के सीधे अधिसूचित करने में सक्षम बनाया गया और राज्य सूची को राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र के बाहर कर दिया गया। ओबीसी की समस्त प्रमुख चुनौतियों में शैक्षिक असमानता है। ओबीसी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप साक्षरता दर कम होती है और कौशल विकास और रोजगार के अवसर सीमित होते हैं। जैसे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023 से पता चलता है कि भारतीय जनसंख्या का 26.3% निरक्षर है तथा ग्रामीण और ओबीसी असमान रूप से प्रभावित हैं। आर्थिक रूप से पिछड़ापन। कई ओबीसी समुदाय सीमित आय क्षमता वाले पारंपरिक व्यवसायों में लगे हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप ये या तो आर्थिक रूप से पिछड़ जाते हैं या हाशिए में रहने को मजबूर होते हैं। सामाजिक भेदभाव। ओबीसी को अपनी जातीय और सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर सामाजिक भेदभाव और कलंक का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी सामाजिक गतिशीलता और उन्नति के अवसर सीमित हो जाते हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी। अपनी महत्वपूर्ण जनसंख्या के बावजूद ओबीसी को अक्सर राजनीतिक निर्णय लेने वाले निकायों में कम प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है, जिससे उनके अधिकारों और हितों की वकालत करने की उनकी क्षमता में बाधा आती है। ओबीसी के लिए योजनाएं या पहल। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो सरकार में सामरिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की चिंताओं और कल्याणकारी उपायों को संबोधित करने के लिए बनाया गया है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार है। ओबीसी समुदायों के लिए सरकारी पहल क्या है? प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति। ओबीसी छात्रों को उनकी शिक्षा में सहायता के लिए प्री और पोस्ट मैट्रिक दोनों स्तर पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती हैं। उदाहरण के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना
उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राष्ट्रीय फेलोशिप विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एमफिल और पीएचडी कार्यक्रमों की पढ़ाई कर रहे ओबीसी छात्रों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ओबीसी की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप, ओबीसी युवाओं को ऋण देने के लिए सक्षम योजना, उद्यमशीलता और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए ओबीसी युवाओं को रियायती ऋण की पेश की गई। जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ओबीसी उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने के लिए ऋण प्रदान करता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और समूहों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और उद्यमशीलता को सहयोग प्रदान करता है। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एनबीसीडी सीएफडीसी द्वारा ऋण योजनाएं और कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को ओबीसी के कल्याण की जांच और निगरानी करने, उनके उत्थान के लिए उपाय सुझाने का संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 आयोग को कामकाज को कानूनी ढांचा प्रदान करता है। शिक्षा और रोजगार में आरक्षण। शिक्षा और सरकारी नौकरी में आरक्षण नीति में ओबीसी को लाभ प्रदान किया जाता है। सरकारी कॉलेज, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण कोटा, जैसा कि भारत के संविधान द्वारा अनिवार्य किया गया है। कौशल विकास कार्यक्रम। सरकारी कार्यक्रमों का उद्देश्य ओबीसी युवाओं को रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ओबीसी सहित युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है। ओबीसी आरक्षण और क्रीमी लेयर संबंधित मुद्दे 2017 में अन्य पिछड़ा वर्ग में उपवर्गीकरण। 2017 में ओबीसी के उपवर्गीकरण का अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग की नियुक्ति की गई थी। रोहिणी आयोग ने 2023 में अपनी उपवर्गीकरण रिपोर्ट प्रस्तुत की। ओबीसी एक बहुजातीय समूह है और ओबीसी समुदाय के भीतर महत्वपूर्ण असमानता है। आरक्षण के लाभों का असमान वितरण कुछ उपजातियों आरक्षण को एक महत्वपूर्ण हिस्से पर आधिपत्य कर लेती हैं। उदाहरण के लिए 25% से अधिक आरक्षण पर सिर्फ 10% उपजातियों का आधिपत्य है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आरक्षण लाभों के अधिक न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करने के लिए ओबीसी को 3 समूहों में वर्गीकृत करने की सिफारिश की। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अधिक पिछड़ा वर्ग, अपिछड़ा वर्ग। चिंताएं क्या हैं? निर्णायक आंकड़ों की कमी ओबीसी की सटीक पहचान और वर्गीकरण करने की चुनौती पेश करती है। इस बात की चिंता है कि उपवर्गीकरण में जातिगत पहचान और राजनीतिकरण हो सकता है और वोट बैंक की राजनीति में वृद्धि हो सकती है। प्रभावशाली राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग उपजातियों का विरोध हो सकता है, जो उपवर्गीकरण को अपनी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के लिए खतरा मानते हैं। ओबीसी आरक्षण हेतु गठित मंडल आयोग पिछड़ा वर्ग आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी आरक्षण 1990 में लागू किया गया था। इंदिरा साहनी मामला 1992। सर्वोच्च न्यायालय में इंदिरा साहनी मामले में ओबीसी आरक्षण को बरकरार रखा, लेकिन क्रीमी लेयर अवधारणा को पेश किया। क्रीमी लेयर से तात्पर्य ओबीसी के आर्थिक रूप से उन्नत वर्ग से है, जिन्हें आरक्षण लाभ से बाहर रखा जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सकारात्मक कार्रवाई ओबीसी समुदाय के सबसे वंचित समूहों तक पहुंचाया जाए। कार्यान्वयन। ओबीसी आरक्षण सरकारी नौकरियों, शैक्षिक संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू होता है। ओबीसी आरक्षण का कोटा केंद्रीय और राज्य विनियमों द्वारा शामिल होता है। चुनौतियाँ क्या है? क्रीमी लेयर की सही पहचान करने में समस्या, पात्र ओबीसी उम्मीदवारों में जागरूकता की कमी, शैक्षिक संस्थाओं में बुनियादी ढांचे का अंतराल, कुछ क्षेत्रों में अप्रभावी नीतिगत पहुँच, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। आरक्षण से तात्पर्य आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में
10% आरक्षण से है, जो मौजूदा आरक्षण श्रेणी SC ST OBC के अंतर्गत नहीं आते हैं। इनका पात्रता क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिन परिवारों की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है, 5 एकड़ से कम भूमि स्वामित्व वाले सभी धारक, 1000 वर्ग फुट से अधिक कोई आवासीय संपत्ति नहीं, परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा या वैधानिक पद पर न हो। इसका उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शिक्षा और सरकारी रोजगार का समान अवसर प्रदान करना है। कानूनी आधार की बात करें तो 103वें संवैधानिक संशोधन 2019 के माध्यम से अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) को जोड़ा गया, जिसमें EWS आरक्षण का आधार निर्मित किया गया। EWS आरक्षण के जुड़े मुद्दे क्या हैं? सामाजिक न्याय को कमजोर करना। आलोचकों का तर्क है कि EWS आरक्षण SC ST OBC के लिए सकारात्मक कार्रवाई को कमजोर करता है, जिससे पारंपरिक रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए अवसर कम हो जाते हैं। जैसे 8 लाख रुपए से कम आय वाले उच्च जाति के परिवारों को लाभ मिल सकता है, जिससे वंचित के लिए अवसर कम हो जाएंगे। स्पष्ट परिभाषा का अभाव। वर्तमान मानदंड 8 लाख की आय, भूमि स्वामित्व आदि वास्तविक आर्थिक वंचितों को दर्शाने में विफल रहते हैं, क्योंकि यह योग्य परिवार गरीब नहीं भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए शहरी क्षेत्रों में 7.5 लाख रुपए कमाने वाले परिवार उच्च जीवन यापन लागत के कारण अभी भी आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हैं। योग्यता पर प्रभाव। आलोचकों को डर है कि EWS आरक्षण नौकरियों, शैक्षिक संस्थानों में योग्यता को कम कर सकता है और अन्य श्रेणियों के अधिक योग्य उम्मीदवारों को नजरअंदाज कर सकता है। उदाहरण के लिए कम अंक पाने वाले EWS अभ्यर्थी चयन उच्च अंक पाने वाले उच्च श्रेणी के अभ्यर्थियों की तुलना में किया जा सकता है। कानूनी चुनौती। 103वें संविधान संशोधन को संविधान में समानता के सिद्धांत पर उल्लंघन करने के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। केस स्टडी जनहित अभियान केस 2020 में EWS आरक्षण को बरकरार रखा, लेकिन इसकी संवैधानिक अनुकूलता पर बहस जारी है। ग्रामीण गरीबों का बहिष्कार। EWS मुख्य रूप से शहरी मध्यम वर्ग को लक्षित करता है, ताकि ग्रामीण और असंगठित क्षेत्र के गरीबों को इससे बाहर कर दिया जाता है, जो अधिक गरीबी का सामना करते हैं। प्रमुख आंकड़े में नीति आयोग से पता चलता है कि ग्रामीण भारत में गरीबी दर अधिक है, लेकिन संपत्ति के स्वामित्व के मानदंड के कारण इसे EWS से बाहर रखा गया है। आगे की राय क्या है? EWS मानदंड की समीक्षा करना। वास्तविक आर्थिक नुकसान को समझने के लिए स्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा जैसे कारकों का आकलन करने वाला एक व्यापक ढांचा प्रस्तुत करना। उदाहरण के लिए आय, स्वास्थ्य, शिक्षा संकेतकों के संयोजन का उपयोग करना। समावेशी आरक्षण। ग्रामीण और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए EWS आरक्षण का विस्तार करना। केस स्टडी में केरल के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण गरीबों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना। रोजगार क्षमता में सुधार के लिए कौशल भारत मिशन जैसी पहलों के माध्यम से आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए कौशल और शैक्षिक अवसर को बढ़ावा देना है। आवधिक प्रभाव मूल्यांकन। EWS आरक्षण के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक प्रभाव का नियमित मूल्यांकन लागू किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण आंकड़े में तमिलनाडु आरक्षण नीतियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए वार्षिक सर्वेक्षण आयोजित करता है। जन जागरूकता को मजबूत करना। EWS आरक्षण मानदंड, लाभ, उद्देश्यों के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में सरकारी आउटरीच कार्यक्रम ने जनता को आरक्षण के लाभ के बारे में सफलतापूर्वक शिक्षित किया। SC ST OBC के लिए कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में बाधाएं। निधियों का कम उपयोग। अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना जैसी योजनाओं के अंतर्गत आवंटित निधियां या तो खर्च नहीं हो पाती हैं या उनका दुरुपयोग हो जाता है। जैसे 2022-23 में कुछ राज्यों में
22% SC ST और 24% TSP फंड अप्रयुक्त रह गए। CGI की रिपोर्ट के अनुसार लीकेज और भ्रष्टाचार कल्याणकारी लाभ अक्सर बिचौलियों या धोखेबाज लाभार्थियों के कारण इच्छित व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाते हैं। उदाहरण के लिए अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में पंजाब जैसे राज्यों में धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं, जहां संस्थाओं ने धनराशि का व्यापक दुरुपयोग किया। लाभार्थियों में जागरूकता का अभाव। कई अनुसूचित जाति जनजाति OBC परिवार योजना के प्रावधानों या पात्रता मानदंड से अनभिज्ञ हैं। उदाहरण के लिए 2018 में NSSO सर्वेक्षण में पाया गया कि 40% से भी कम SC ST परिवारों को सरकारी छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी थी। जाति आधारित भेदभाव का बहिष्कार। स्थानीय अभिजात वर्ग अक्सर परिसंपत्तियों या अवसरों तक पहुंच को खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अवरुद्ध करते हैं। उदाहरण के लिए कानूनी प्रतिबंध। सफाई कर्मचारी राष्ट्र आयोग की रिपोर्ट के बावजूद दलितों को हाथ से मैला ढोने और मनरेगा के तहत काम न देने की घटनाएं जारी हैं। अपर्याप्त कार्यान्वयन क्षमता। केंद्रीय